हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है बच्चों, ठीक है। जैसा कि आपको पता है हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किए हुए हैं बच्चों केमिस्ट्री के लेक्चर्स, सही है, जहाँ पे हम आप लोग को 12th स्टैंडर्ड की सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी आपके कंप्लीट किए हुए हैं बच्चों, ठीक है। मैं अकेला आप लोग को पढ़ा रहा हूँ पूरी की पूरी केमिस्ट्री। मैंने ही बच्चों आप लोग को बायोलॉजी भी पढ़ाई है 12th स्टैंडर्ड की, फिजिक्स का भी सिलेबस कंप्लीट है, मैथ्स का भी सिलेबस कंप्लीट है। तो अगर आपको बाकी की चीज़ें पढ़नी है, सही है, रिवाइज करनी है, तो प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट जो है उसे चेकआउट कीजिए बच्चों, ठीक है। वहाँ पर आपको सारे के सारे कंटेंट मिल जाएंगे। बाकी मैं बात करूँ अगर केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के काफ़ी सारे चैप्टर्स बच्चों ऑलरेडी कंप्लीटेड है। हमने शुरू किया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसको हम लोग कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे कई सारी चीज़ें आप लोग पढ़ोगे काइनेटिक्स के बारे में, यानी स्पीड के बारे में, रिएक्शंस के रेट के बारे में, सही है। तो इन्हीं की बातें बच्चों हम लोग कर रहे थे। लास्ट वाले लेक्चर में भी मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई थी इसी के बारे में। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, मैंने आपको समझाया था कितने प्रकार के रेट ऑफ द रिएक्शन फॉलो पढ़ने हमें पढ़ने हैं अपना एवरेज रेट, हमें पढ़ना है इंस्टेंटेनियस रेट, और हमें पढ़ना है रेट लॉ, सही है। तो बच्चों दो जो मेथड थे जिससे हम लोग रेट फाइंड कर सकते थे, वो मैंने आप लोग को लास्ट वाले लेक्चर में सिखाए थे, ठीक है। लास्ट वाले लेक्चर में उन चीज़ों को हमने कवर किया था। आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रेट लॉ, ठीक है। हम किसकी बात करेंगे बच्चों? रेट लॉ की बात करेंगे। रेट लॉ होता क्या है, इसको डिटरमाइन कैसे किया जाता है, ठीक है। बहुत सारी कंफ्यूजन्स है बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चों के अंदर कि सर जो स्टोइकोमेट्रिक की वैल्यू है क्या उसी को रेट लॉ के अंदर कोएफिशिएंट डाल दे क्या, ऐसी बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती है बच्चों के अंदर, सही है। तो इन सारी कंफ्यूजन्स को दूर करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। साथ ही के साथ बच्चों हम लोग बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का, क्योंकि रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एक दूसरे से काफी ज्यादा मिलते जुलते शब्द हैं, काफी ज्यादा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं ये दोनों। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा क्या नहीं होगा, उन सब के ऊपर हम लोग बात करेंगे बच्चों आज हम लोग, ठीक है, चलेगा। बच्चों एक और बात आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा अपने फ़ोन में। और यदि आपको कोई भी डाउट होता है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड भी, तो बच्चों आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी, आप यहाँ पर आकर मुझे अपने डाउट्स, अपने मैसेज, अपने फीडबैक मुझ तक पहुँचा सकते हो, चलेगा, ठीक है। बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, आज के इस लेक्चर को। चलो, ये है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, तो प्लीज़ जाकर देख लेना, लेक्चर नंबर 1, ठीक है। चलो आज बात करते हैं। तो बच्चों आज मैं बात करना चालू कर रहा हूं थोड़ा सा रिवीजन के साथ। हम लोग स्टडी कर रहे हैं बच्चों रेट ऑफ द रिएक्शन। हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों कि आपकी कोई एक रिएक्शन कितने स्पीड से हो रही है, उसका रेट कैसे हम फाइंड करें, उसकी वेलोसिटी कैसे हम फाइंड करें। रेट इज नथिंग बट अ वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो उस रिएक्शन की रेट, उस रिएक्शन की वेलोसिटी कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, उसके कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं, आपके रेट ऑफ द रिएक्शन किस पे डिपेंड होंगे, इन सब की बातें हम लोग इस लेसन के अंदर कर रहे थे। अगर मैं बात करूं बच्चों रेट ऑफ द रिएक्शन की, सुनो ध्यान से। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रेट ऑफ द रिएक्शन, तो रेट ऑफ द रिएक्शन होता क्या है, मैंने आपको सिखाया है, समझाया बच्चों। देखो क्या है, द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका, ऑफ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा या फिर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, सही है। तो द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, उस दौरान आपके प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है। तो कितने टाइम में कितना चेंज हुआ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। इज कॉल्ड एज रेट ऑफ द रिएक्शन। समझ में आ गई बात? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रेट ऑफ द रिएक्शन। क्लियर है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन की बात तो मैंने पहले भी कर रखी है, यहां पर भी मैं तुम लोग को थोड़ा सा मैं कह सकता हूं रिकैप करवा रहा हूं कि रेट ऑफ द रिएक्शन होता क्या है। समझ में आ गया रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? कि किसी भी रिएक्शन में जब कॉन्सेंट्रेशन का चेंज हो, किसके कॉन्सेंट्रेशन का, या तो प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन का या तो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का, इनका कॉन्सेंट्रेशन अगर चेंज हो, समझ रहे हो,
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसके रिस्पेक्ट में बच्चों? टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे आपका कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज हो रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेट ऑफ द रिएक्शन। अब सपोज दैट बच्चों आपकी कोई रिएक्शन है A गिव्स B, सपोज दैट ऐसी कोई रिएक्शन है A गिव्स B, सही है। तो इस रिएक्शन में आपका जो ये A वाला साइट है ये आपका रिएक्टेंट होगा, दिस इज सपोज टू बी योर रिएक्टेंट, एंड ये आपका बच्चों प्रोडक्ट होगा, सही बात है। ये आपका रिएक्टेंट होगा और ये आपका प्रोडक्ट होगा। तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे जब भी आपकी रिएक्शन प्रोसीड होती है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, जब भी आपकी रिएक्शन प्रोसीड होगी तो हमेशा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, बिकॉज रिएक्टेंट कम 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 होते जाएगा, एंड प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। ठीक है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बच्चों बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है? तो जब भी आपका रिएक्शन प्रोसीड होगा तो हमेशा 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 आपका जो रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। देखो इनिशियल समय जब आपने रिएक्शन शुरू भी नहीं किया था उस समय प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन 0 थी, प्रोडक्ट बना ही नहीं था, सही है। पर धीरे 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 मान लो उस टाइम पे रिएक्टेंट आपका 100% था और प्रोडक्ट आपका 0 था। पर कुछ समय बाद जैसे जैसे समय बीतता गया मान लो आपका रिएक्टेंट बचा 70%, रिएक्टेंट कितना बचा? 70%। तो बाकी का 30% क्या बन गया है? प्रोडक्ट बन गया है। समझ लो, कभी भी 100% कन्वर्जन नहीं होता, ये तो सबको पता है। रिएक्टेंट कभी भी 100% कन्वर्ट नहीं होता प्रोडक्ट के अंदर, ये बात तो सबको पता है। बट बच्चों जितना भी कन्वर्जन हो रहा है उस दौरान इसकी जो रेट है, इसकी जो आप कह सकते हो कॉन्सेंट्रेशन है वो धीरे धीरे कम होगा और इसकी कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगी। तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है। अगर मैं रिएक्टेंट की बात करूं तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी और अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। दिस इज नथिंग बट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बात समझ में आ रही है? बहुत ही सिंपल चीज है, सिंपल चीज है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था बच्चों कि इस रेट को हम मेजर करें तो करें कैसे, इस रेट को हम कैसे मेजर किया जाए। तो मैंने आपको बताया था टोटल 3 तरीके हैं बच्चों, 3 अलग अलग मेथड्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, जिसके हेल्प से हम लोग किसी की भी रिएक्शन का रेट मेजर कर सकते हैं। कौन कौन से 3 तरीके मैंने आपको बताए थे? मैंने आपको बताया था एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, मैंने आपको बताया था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन, इसकी बात हो रखी है। एंड जो थर्ड रेट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं द रेट लॉ। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? द रेट लॉ। और रेट लॉ हमें बताएगा कि कौन से रिएक्शन का रेट कितना है, उसका स्पीड कितना है, वेलोसिटी कितना है। समझ में आई बात? ठीक है, तो 2 टॉपिक की बातें ऑलरेडी हो चुकी है एंड फ्रॉम दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट रेट लॉ कि आखिरकार रेट लॉ होता क्या है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अभी तक हमने जितने भी मेथड्स पढ़े हैं वहां पे आपका जो मेथड था वो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन दोनों पे डिपेंड करता था। सही बात है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन दोनों पे डिपेंड करता था। बट इफ आई टॉक अबाउट रेट लॉ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रेट लॉ बच्चों, तो रेट लॉ क्या कहता है कि आपके रिएक्शन की स्पीड, आपके रिएक्शन का रेट, आपके रिएक्शन की वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगी रिएक्टेंट पे। समझ रहे हो? आपके रिएक्शन की स्पीड सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी? रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करेगी। रिएक्टेंट मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी। अगर आप रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम ज्यादा करोगे तो रेट भी कम ज्यादा होगा। प्रोडक्ट का कोई वास्ता नहीं रेट ऑफ द रिएक्शन से, ऐसा आपका रेट लॉ कह रहा है। समझ रहे हो? तो द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये इसकी स्टेटमेंट है। सही है? क्या बोला मैंने क्या बोला बच्चों? द रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, यहां पे लिख देना, ऊपर लिख देना बच्चों, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to the concentration of किसका? रिएक्टेंट, ऑफ रिएक्टेंट। इट इज नथिंग बट योर रेट लॉ। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई है? देखो धीरे धीरे चलेंगे हम लोग, हर एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, हर एक चीज मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूं बच्चों, ताकि आगे आपको डाउट ना हो कुछ। सही है? धीरे धीरे चलोगे, फास्ट पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत सारे डाउट आएंगे, मुझे पता है। और ये एक लाइव सेशन नहीं है, अगर लाइव सेशन होता तो आप डाउट पूछ भी सकते थे अपने,
बट लाइव सेशन नहीं है बच्चों, तो मुझे पता है कि कुछ कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ पाता अगर मैं बहुत फास्ट पढ़ाने लगता हूँ तो। ठीक है, मैंने देखा है पहले भी 1-2 बार जब मैंने फास्ट पढ़ाया था तो बच्चों के कमेंट आते थे कि सर आप बहुत फास्ट जा रहे हो। सो मैंने सोचा है कि थोड़ा सा हौले हौले पढ़ाएंगे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, एक टॉपिक को ट्राई करेंगे 2 बार पढ़ा दूं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, जिनको एक बार में नहीं समझ में उनको दूसरी बार में समझ में आ जाए। ठीक है, तो बच्चों रेट लॉ की मैंने बात की, तो रेट लॉ क्या कहता है, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो यहाँ पे द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ना कि प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड ही नहीं करेगा, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, आपके रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे। रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे आपका रेट डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट में नहीं। अगर मैं रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो क्या पता रेट बढ़ सकता है, अगर मैं रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम करूंगा तो क्या पता रेट कम हो सकता है या बढ़ सकता है, सारी पॉसिबिलिटी है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे ही रेट बढ़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है बच्चों किसी किसी रिएक्टेंट में कि अगर आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो रिएक्टेंट का, उससे भी आपका रेट ऑफ द रिएक्शन कम होता है। सो रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो, अगर रेट लॉ की बात करें तो वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, रिएक्टेंट के ऊपर ही। चाहे वो रेट को कम करे, चाहे वो रेट को नीचे करे, समझ, चाहे वो रेट को बढ़ाए, चाहे वो रेट को कम करे, बट वो डिपेंड किस पे करेगा, हमेशा रिएक्टेंट पे ही डिपेंड करेगा। समझ में आई बात, वो डिपेंड किस पे करेगा बच्चों, हमेशा रिएक्टेंट पे ही डिपेंड करेगा। प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन से कोई वास्ता नहीं है आपके रेट का। ठीक है, प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन से कोई भी वास्ता नहीं है आपके रेट का। ये फोन काहे क्यों शोर कर रहा है मेरा, चुप हो जा भाई। चलो गुड, ओके, समझ में आ गया, इतनी चीज समझ में आ गई। तो मैंने आपको बताया है कि रेट ऑफ द रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे, प्रोडक्ट पे। चाहे कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा हो, चाहे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा हो, मान लो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है रेट बढ़ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है रेट कम हो रहा है, किसका, रिएक्टेंट का, तो भी तो रिएक्टेंट पे डिपेंड किया ना। चाहे कम हो रहा हो फिर भी तो रिएक्टेंट पे डिपेंड किया, सही बात है। ठीक है, तो इसका रेट एक्सप्रेशन लॉ कैसे लिखते हैं बच्चों, रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, देखो देखो ध्यान से। सपोज दैट आपको कोई ऐसा रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। ठीक है, मान लो मैं इसके आगे छोटा ए लगा रहा हूं, इसके आगे छोटा बी लगा रहा हूं, इसके आगे छोटा सी लगा रहा हूं और इसके आगे छोटा डी लगा रहा हूं। ये क्या है, ये आपके स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यू है। स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यू समझते हो ना, जैसे आपका कोई रिएक्शन होगा, H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl, ऐसा रिएक्शन है। अगर मान लो मैं इसके आगे 2 Cl लगा, 2 H2 लगा दूं, तो यहाँ पे मुझे कितना लगाना पड़ेगा, यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, यहाँ पे 2 H है, यहाँ पे एक ही H है, तो मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ 2 Cl हो गया, मतलब समझ रहे हो। तो ये जो 2 आगे नंबर लिखा हुआ है ना, ये इसकी स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यू होती है, मतलब कितना मॉलिक्यूल है वहां पे, कितना मॉलिक्यूल है, तो वो वैल्यू दिखा रहा है बच्चों आपका ये छोटा वाला अक्षर, समझ रहे हो। अगर मैं कुछ ऐसा एक रिएक्शन लिखूं तो इसका रेट क्या होगा, इसका रेट हमेशा किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, समझ रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट आपका देखो, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट रेट ऑफ रिएक्शन विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। सही है। अब यहां पे ऊपर हम लोग लगाएंगे एक x और एक y, यहां पे हम लोग लिखेंगे एक x एक y। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि ये x और ये y की वैल्यू स्टोइकियोमेट्री से बराबर होती है। ठीक है, ये x और ये y की वैल्यू स्टोइकियोमेट्री से बराबर होती है, लेकिन कभी कभी डिफर भी करती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो स्टोइकियोमेट्रिक के नंबर है वही यहां पर लिखे जाए। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मान लो ऐसा रिएक्शन है 2a प्लस 3b गिव्स 2c, मान लो ऐसा रिएक्शन है, और उनसे बोला चलो रेट लॉ लिखो, रेट इक्वेशन लिखो, तो बच्चे क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे रेट इज इक्वल टू के, ये के क्या होता है बताता हूँ, ऐसे लिखेंगे a b, ये a के क्या आगे 2 है तो यहाँ 2 डाल देंगे, ये b के आगे 3 है तो यहाँ 3 डाल देंगे। ये एक्चुअल में कुछ कुछ रिएक्शन के लिए ही सही है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं मास एक्शन लॉ। ठीक है, 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला था, उनके अकॉर्डिंग मास एक्शन लॉ फॉलो होता है। यहाँ पे उन्होंने ऐसा कहा था कि लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो होता है, जितने स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यू यहाँ पे है उतना ही वैल्यू यहाँ पे अपॉन में आता है। बट आगे ऐसा प्रूफ हुआ बच्चों कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जहां पर ये चीज मैटर नहीं करती। बहुत जगह ऐसे हैं कि इसका कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाओ तो रेट की वैल्यू बढ़ेगी, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम करो रेट की वैल्यू कम होगी। कभी कभी ऐसा होता था कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट की वैल्यू कम हो जाती थी। तो ये स्टोइकियोमेट्रिक के वैल्यू पे कभी भी आपका ये x और y की वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी। तो भैया सवाल ये है, चलो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग रेट इक्वेशन पढ़ते हैं।
ये है बच्चों आपका x और ये है आपका y, ठीक है, ये है आपका x और ये है आपका y। ये आपका बताएगा कि कितना कॉन्सेंट्रेशन लग रहा है आपके A का और कितना कॉन्सेंट्रेशन लग रहा है आपके B का। सही है, ये ऑर्डर बताता है एक्चुअल में। चलो उसकी बात हम लोग करेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो, डरना नहीं है बिल्कुल भी। ये मैंने इक्वेशन लिखी, यही देखो, यही चीज यहां पे भी लिखी हुई है। द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की बात हो रही है और ये डब्बा हम लोग बनाते हैं कॉन्सेंट्रेशन के लिए। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात हो रही है। एक्स और वाई क्या है, कितने मॉलिक्यूल आप रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के रिएक्टेंट के ले रहे हो, ये एक्स और वाई उसको बता रहे हैं। अब यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। आप सभी को पता है कि जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हो, तो यहां पर एक कांस्टेंट लगता है। सही है, तो यहां पे मैं लिखूं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के। के इज नथिंग बट अ कांस्टेंट। अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो बच्चों, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। यहां पे एक्स और ये बी, यहां पे वाई। समझ में आ गया? कुछ ऐसा एक एक्सप्रेशन आपको देखने के लिए मिलता है। दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज रेट लॉ एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, रेट लॉ एक्सप्रेशन। समझ में आया क्या आप लोग को? पहले इतना कॉपी करो, इतना नोट डाउन करो बच्चों, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। इतना पहले कॉपी करो, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? क्लियर है? समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? जो मैंने यहां पे लिखा था, रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वही चीज मैंने यहां लिखी कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी, क्योंकि दोनों क्या है, रिएक्टेंट है, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा आपकी रेट। मैंने क्या किया, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, इसकी जगह इज इक्वल टू लगाया। तो जब जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो वहां पे क्या लगता है, एक कांस्टेंट लगता है। नाउ दिस के, ये जो कांस्टेंट है बच्चों, जो मैंने के लिखा है, दिस कांस्टेंट इज नोन एज रेट कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रेट कांस्टेंट। और इसके आगे, इसके बारे में हम लोग आगे खूब चर्चा करने वाले, बहुत कुछ बारे में इसके बातें हम लोग करेंगे। इसका यूनिट फाइंड करेंगे, ये कैसे आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे डिपेंड करेगा, सबकी बात हम लोग करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका रेट कांस्टेंट। कॉपी इट प्लीज बच्चों, लिखा करो बुक में, ठीक है? ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो बुक में लिखा करो, वही मैं कह रहा हूं कि सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा। अगर आप लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं लिख रहे हो बच्चों तो प्लीज लिखा करो, इस चीज को राइट नोट डाउन किया करो अपनी बुक में, ठीक है? चलेगा? हो गया नोट डाउन? चलो अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि आखिरकार ये x और ये y डिनोट क्या करना चाहता है, ये x और ये y बताना क्या चाहता है बच्चों आपको। चलो आ जाओ। चलो पहली बात, सपोज दैट कोई रिएक्शन है 2a + b गिव्स c। मान लो ऐसी कोई रिएक्शन है, ठीक है? और मैंने आपको बोला कि चलो बच्चों इसका रेट लॉ हमें फाइंड करना है, इसमें हमें एक्सपेरिमेंट करने हैं। पहली बात सुनो, तो इसका रेट लॉ क्या होगा, इसका रेट लॉ क्या होना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज इक्वल टू, यहां पे आएगा के, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यहां पे x, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, एक सेकेंड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b, यहां पे क्या आएगा बच्चों, y। सही बात है? ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं क्या कहूंगा, ये है बच्चों आपका रेट लॉ इक्वेशन। सही है, ये क्या है बच्चों आपका रेट लॉ इक्वेशन। समझ में आई बात? अब सवाल ये है कि आखिरकार ये x और y हमें पता कैसे चलेंगे। पहली बात, ये x और y हमें पता कैसे चलेंगे, तो सुनो बच्चों, x और y की जो वैल्यू है उससे आप थेरेटिकली कभी फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। थेरेटिकली ये वैल्यू आपको हमेशा कहां से मिलेगी, ये वैल्यू आपको हमेशा मिलेगी बाय एक्सपेरिमेंट। मतलब आपको वो एक्सपेरिमेंट लैब में परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि अगर मैं ए की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ रहा है, अगर मैं बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ रहा है। उस वैल्यू को लेकर यू हैव टू कैलकुलेट, आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एंड देन आपको x और y की वैल्यू मिलेगी। पहली बात, x और y की वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती।
एक्स और वाई की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और फ्रैक्शनल में भी हो सकती है, फ्रैक्शंस में भी हो सकती है, पहली बात। ठीक है, तो ये लिखो, ये जो एक्स और वाई की वैल्यू है ना बच्चों, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी जीरो और इट कैन बी इन फ्रैक्शन। समझ रहे हो, ये आपका फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ये आपका किस में हो सकता है बच्चों, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। और ये आपको वैल्यू कहां से मिलेगी, ऐसा नहीं है कि 2a लिखा हुआ है तो आप a के ऊपर 2 लिख दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ कहां से मिलेगी, बाय एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सो x और y की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों आपको, बाय एक्सपेरिमेंट। समझ रहे हो, सही है। चलो हम लोग एक केस ये रहते हैं, कंसिडर करते हैं एंड उसके हिसाब से हम लोग करते हैं। ठीक है, मान लो ये आपका कोई भी एक रिएक्शन है और जब आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपने गए लैब में मस्त अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया, जितने भी केमिकल्स है वो सारे लिए, ये तो हम लोग ने जनरल केमिकल लिए, मतलब ये कोई केमिकल के नाम ही नहीं है, पर जब आप रिएक्शन करोगे एक्चुअल में तो आपको केमिकल्स लेने पड़ेंगे एंड यू हैव टू टेस्ट कि आप कॉन्सेंट्रेशन ए की बढ़ा रहे हो तो रेट कितना बढ़ रहा है, आप बी की बढ़ा रहे हो तो रेट कितना बढ़ रहा है। समझ रहे हो, तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक इक्वेशन हम लोग कहते हैं एक केस कंसिडर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को डबल किया, समझ रहे हो, अगर मान लो अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को क्या किया, डबल किया, तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल होता हुआ दिखा। सिर्फ केस है, चेंज भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, 4 गुना भी हो सकता है, 5 गुना भी हो सकता है, बट हम लोग एक केस स्टडी कर रहे हैं। मान लो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और आपको क्या देखने के लिए मिला कि आपने इस ए का कॉन्सेंट्रेशन अगर डबल किया, आपने इस ए का कॉन्सेंट्रेशन अगर डबल किया तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन भी कैसे देखने के लिए मिला, डबल देखने के लिए मिला। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, मतलब जितना इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे उतना रेट बढ़ेगा, जितना ए की कॉन्सेंट्रेशन आप इंक्रीज करोगे उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हुआ, क्योंकि आपने इसको डबल किया तो ये भी डबल हो गया, सेम सेम बढ़ा। ठीक है, ओके। सपोज दैट अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को भी डबल किया, मान लो अब आपने क्या किया, बी को डबल किया। ठीक है, अब आपने बी को डबल किया, ए को ऐसे ही रहने दिया, बी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया, तो आपको क्या देखने के लिए मिला, आपको देखने के लिए मिला रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन कितना, 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया, 4 गुना इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों, इसका इक्वेशन कैसे होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर। सही है, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा तब ये डबल होगा। सही है, उसका 4 गुना बढ़ रहा है। क्या बोला मैंने, समझा, देखो बी का मान लो यहाँ पे क्या है आपका 2 है, बी की जगह मान लो आपका 2 है। सही है, और यहाँ पे आपका आर ओ आर है, आर ओ आर मान लो क्या है 1। सही है, मैंने बोला जब मैंने इसको डबल किया तो ये 4 गुना बढ़ा, जब मैंने इसको डबल किया तो ये कितना बढ़ा, 4 गुना बढ़ा। तो मुझे कुछ नहीं करना है भाई, अगर मैंने इसको डबल किया तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये 4 गुना कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 4, 4 गुना बढ़ा, 2 से 4 हो गया। देखो 1 और 2, 1 पहले था 2 था, अब ये 4 गुना बढ़ा। इसी तरीके से अगर मैं बात कर रहा हूं बच्चों, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी क्या हुआ है, डबल हुआ है, सो इन दैट सिचुएशन आपका रेट ऑफ रिएक्शन मान लो 4 टाइम पे इंक्रीज हो गया, तो आपकी कुछ ऐसी स्टेटमेंट बनेगी, ऐसी रिएक्शन बनेगी। सही है, आपके बी के ऊपर क्या आएगा, 2 आएगा, इसको मिटाने दो। सही है, तो यहां से आपका क्या इक्वेशन बनेगा, यहां से इक्वेशन बनेगा आपका रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इसके ऊपर 1 आएगा, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है क्योंकि जितना ये बड़ा उतना ये भी बड़ा, 1 ही रहेगा, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के स्क्वायर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो मतलब यहां पे x की वैल्यू क्या है 1, देखो a के ऊपर x रहता है, a के ऊपर x रहता है, सो इन दिस कंडीशन, जब मैंने ये केस को स्टडी किया है बच्चों, सो इन दिस कंडीशन आपके a की x की वैल्यू क्या हो गई 1, और आपके y की वैल्यू क्या हो गई 2, आपके y की वैल्यू क्या हो गई 2। समझ में आया क्या, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ले लिया, ले लिया, ले लिया बच्चों। ठीक है, आप यहां पे 1 लिख भी सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि जहां पे कुछ नहीं लिखा होता वहां 1 ही होता है।
इसको आप कहोगे रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसको आप क्या कहोगे, रुको यही लिख देते, इसको आप क्या कहोगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन। समझ में आई बात? तो आपको हमेशा ये याद रखना है, अगर कोई भी आपसे ये कहे कि ये x और y की वैल्यू क्या है, जितना यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री है, मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, अगर मैं वो फॉर्मूला देखता, ठीक है, दो साइंटिस्ट थे, एक विलबर्ग था और एक साइंटिस्ट था ग्रुच नाम का, कुछ तो नाम था उसका। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि देखो यार, हम लगाते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, हम लगाते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, जितना मास यहां पे है उतना ही मास आप कोएफिशिएंट में डाल दो, ऐसा उन्होंने कहा। मतलब अगर यहां पे 2 है तो आप कोएफिशिएंट में भी x की जगह 2 डाल दो, अगर यहां पे 1 है तो आप कोएफिशिएंट में भी क्या डाल दो, 1 डाल दो। बट आगे चल के उनकी ये थियोरी फेल हो गई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें ये कोएफिशिएंट्स मैच ही नहीं कर रहे, जिनमें आपकी स्टोइकियोमेट्री और इसकी वैल्यू मैच ही नहीं कर रही। तो बाद में हमको पता चला कि नहीं, उन्होंने जो कहा था वो गलत था, लॉ ऑफ मास एक्शन यहां पर फॉलो नहीं करेगा। यहां पर आपको x और y की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कहां से मिलेगी, बाय एक्सपेरिमेंट्स, बाय एक्सपेरिमेंट। इसीलिए जब आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, एमसीक्यू नहीं, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, तो आपको बहुत सारे उसमें केसेस देंगे कि इतना ये डबल हुआ, ये चौबल हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो आपको केस को लेकर के, उन केसेस को, एमसीक्यू करवाऊंगा मैं, टेंशन मत लो, न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, तो उनको केसेस को लेकर के आपको आगे के x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे करेंगे बताऊंगा मैं तुम लोग को, ठीक है। पहले इतना समझो, पहले ये समझो, ये समझ में आ गया कि अगर बच्चों A की कॉन्सेंट्रेशन डबल होगी, अगर A की कॉन्सेंट्रेशन डबल होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया। मैंने ये देखा, मैंने जब एक्सपेरिमेंट किया, और फिर मैंने, तो उसके हिसाब से ये इक्वेशन बनी मेरी। और जब मैंने B का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया, B का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, 4 गुना बढ़ गई। तो मेरा कुछ ऐसा एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसका स्क्वायर लग जाएगा, 4 गुना बढ़ेगा तो इसका स्क्वायर लग जाएगा ना बच्चों। ये डबल हुआ, ये भी डबल होता तो नॉर्मली हो जाता ना, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता, पर ये 4 गुना बढ़ा इसलिए स्क्वायर लग गया यहाँ पे। तो बच्चों ऐसा एक्सप्रेशन बना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर दिस कंडीशन। इस कंडीशन के लिए यहाँ पे आपकी x की वैल्यू क्या हो गई 1 और आपके y की वैल्यू क्या हो गई 2। समझ में आ गया, क्लियर है, या आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, अब मुझे इस चीज को मिटाना है एंड मुझे कुछ बातें और बतानी है। कर लिया ना नोट डाउन, मिटा रहा हूं, समय दिया था मैंने। ओके ओके, चलो बात करते हैं आगे, कुछ और बातें करनी है। जनरली ऐसा होता है आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन, जिसमें x और y की वैल्यू दी जा सकती है, नहीं भी दी जा सकती, यू हैव टू फाइंड आउट। सही है, तो ऐसा होता है बच्चों आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। दिस इज रेट लॉ एक्सप्रेशन। बात समझ में आ रही है? इसमें अब ये जो छोटी छोटी चीजें मैंने लिखी हुई हैं उनका नाम मैं आपको बता दूं। सबसे पहला ROR यानी रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो K है, इस K का मतलब है बच्चों, इस K का मतलब है रेट कांस्टेंट। सही है, इसका मतलब क्या है, रेट कांस्टेंट। सही है, फिर उसके बाद में बात करो ये ब्रैकेट ऑफ A, इसका मतलब होता है बच्चों कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A के कॉन्सेंट्रेशन को हम ऐसा दिखाएंगे। अगर मैं B की बात करूं तो B क्या है बच्चों आपका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। समझ रहे, मॉलिक्यूल B। सही है, अगर मैं बात करूं इस X और इस Y को बोलते क्या है, इस X और इस Y को बच्चों कहते क्या है, तो इन्हें हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर मैं सिर्फ X की बात करूं, मान लो मैं सिर्फ बात कर रहा हूं बच्चों X की, तो X को हम लोग कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू X। इसका नाम क्या होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, यार अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूं मैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A, क्योंकि ये X किस पे लगा हुआ है, A पे लगा हुआ है। तो ये बात किसकी कर रहा है बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू A। वहीं अगर मैं बात करूं B की, इफ आई टॉक अबाउट Y की बात करूं, तो Y किसके बारे में बताता है बच्चों, Y बताता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B, विथ रिस्पेक्ट टू B, मतलब B का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन बताता है, Y बताता है। अगर मैं मान लो
अगर मैं x और y को ऐड कर दूं, ठीक है, अगर मैं x और y को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो इसी यहां पे जो वैल्यू आएगी ना, अपनी जो नंबर आएगा ना बच्चों, दैट नंबर इज कॉल्ड एज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आपको अभी टॉपिक भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, जहां पे हम लोग को देखना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। यही होता है एक्चुअल में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कि आपके जो x और y की वैल्यू है इसको ऐड कर दो तो जितना भी नंबर आएगा वही ऑर्डर आपका रिएक्शन होता है। जैसे इसके पहले मैंने तुम लोग को एग्जांपल दिया था, सही है ना, तुम्हारा इसके पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था ना, क्या था एग्जांपल, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A ऊपर 1 था और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B ऊपर क्या था, 2 था। और मैं बोलूं बच्चों इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, तो बहुत इजी है, कुछ नहीं, बस आपको x और y को क्या करना है, प्लस कर देना है। तो इसका ये कौन सा है बच्चों, दिस इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। और इस ऑर्डर को हम लोग इस k की वैल्यू से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी बातें हम लोग करेंगे आगे वीडियो में। चलो इतना लो, स्क्रीनशॉट लो, हो गया, लिया बच्चों, समझ में आ गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया या फिर पॉज करके लिख लिया करो, नहीं स्क्रीनशॉट लेना तो पॉज करके लिखा करो, प्लीज लिखा करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना समझ में आ गया, चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट के, यानी रेट कांस्टेंट, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट के। अगर मैं रेट कांस्टेंट की बात करूं, इसे ही हम लोग प्यार से वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, रुको सी आएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, सही बात है, यानी आपका के, समझ रहे हो, यानी आपका के। अब ये जो के है भैया, ये के हमें डायरेक्टली किसका वैल्यू बता सकता है, ये के डायरेक्टली वैल्यू बता सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का, ठीक है, डायरेक्टली किसका वैल्यू बता सकता है बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का, सही बात है। अगर मान लो, अगर सपोज दैट एक कंडीशन इफ concentration of all the reactant become unity, agar if the concentration of all the reactant वैसे एक और बात बताऊं, सारे रिएक्टेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होते रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। ऐसा भी होता है कभी कभी कि कुछ रिएक्टेंट ऐसे होते हैं जो रेट पे कोई असर ही नहीं डालते, मतलब उनका वो बढ़ते जाएंगे घटते जाएंगे फिर भी रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे भी रिएक्टेंट होते हैं। कभी भी ये मत सोच के चलना कि सर जितने भी रिएक्टेंट हैं वो सारे के सारे ही डिपेंड करेंगे, आप सारे अफेक्ट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को। ऐसे भी रिएक्टेंट होते हैं बच्चों जो आपके रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करते। तो ये लिखना शायद थोड़ा गलत होगा पर कोई बात नहीं, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट, जितने भी रिएक्टेंट जो दैट अफेक्ट, ऐसा लिख दो, the concentration of all the reactant that affect rate of reaction becomes unity का मतलब क्या होता है, यूनिटी का मतलब होता है बच्चों 1। अगर सारे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एक हो जाए, वही रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं बच्चों में जो रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन जिनके ऊपर डिपेंड होगा, उन्हीं रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं मैंने आपको बताया ना, कई सारे रिएक्टेंट हो सकते हैं। मान लो ऐसा रिएक्शन है A + B + 2C गिव्स D, ऐसा रिएक्शन है, बट मान लो B एक ऐसा रिएक्टेंट है बच्चों जिसका कॉन्सेंट्रेशन कितना भी बढ़ाओ रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क ही नहीं पड़ रहा, जिसका रिएक्शन आप अपना ये कॉन्सेंट्रेशन आप कम कर दो फिर भी रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसे रिएक्टेंट आपके रेट ऑफ रिएक्शन में पार्ट नहीं लेंगे। जब आप रेट इक्वेशन लिखोगे, रेट लॉ की इक्वेशन लिखोगे, तब आप इनको मेंशन नहीं करोगे क्योंकि इन पे आपका रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंडेंट ही नहीं है। तो मैंने वही लिखा बच्चों कि इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट दैट अफेक्ट रेट ऑफ द रिएक्शन, ऐसे रिएक्टेंट जो अफेक्ट करते हैं बच्चों किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को, अगर उनका कॉन्सेंट्रेशन एक हो जाए, उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, यूनिटी हो जाए, देन योर रेट ऑफ रिएक्शन विल इक्वल टू रेट कांस्टेंट। देन सुनो मैंने क्या बोला, देन रेट ऑफ रिएक्शन
विल इक्वल टू रेट कांस्टेंट। समझ में आया मैंने क्या बोला? समझ में आया मैंने क्या बोला बच्चों? इतनी बातें क्लियर हैं? पहले मुझे बताओ, इसको लिखो, पहले इसको पॉज करके लिखो पहले। ओके, सुनो क्या बोला मैंने, देखो, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट दैट अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन बिकम यूनिटी, मतलब जितने भी ऐसे रिएक्टेंट है जिनका कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड है, अगर उनका कॉन्सेंट्रेशन 1 हो जाए, 1 हो जाए, उस कंडीशन में क्या होगा, देन द रेट ऑफ द रिएक्शन विल इक्वल टू किसके ऊपर, रिएक्टेंट रेट कांस्टेंट के ऊपर। फिर किस पे डिपेंड करेगा अपना रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट के ऊपर। कैसे होगा देखो, कैसे होगा देखो बच्चों, सपोज दैट ये आपकी इक्वेशन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी वाई, मान लो ऐसा है। और मैंने आपको क्या बोला कि अगर इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, अगर इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, यूनिटी हो जाए, सो इन दैट सिचुएशन, यही चीज है, इन दैट सिचुएशन योर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, यानी आपका रेट कांस्टेंट। बस इतना ही समझाना था मुझे आपको, इतना ही मुझे समझाना था, इतना ही मुझे समझाना था। क्लियर है? क्लियर है? कंडीशन समझ में आएगा बच्चों आप लोग को? कंडीशन समझ में आई? इन दोनों की वैल्यू मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 1, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए, सो इन दैट सिचुएशन आपका रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, के पे डिपेंड करेगा। बहुत अच्छी बात। लेट्स मूव, आगे चले, आगे चले, चलो नेक्स्ट, यूनिट ऑफ के की यूनिट हम कैसे फाइंड आउट करें, ये बात, ये सवाल है। ओके ठीक है भाई, कैसे फाइंड आउट करेंगे, सुनो पहले एक्सप्रेशन लिखते हैं यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर छोड़ो इतना बड़ा मैं रेट ऑफ रिएक्शन नहीं लिखूंगा मैं बार बार, मैं ROR लिखूंगा, ROR। सो ROR इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी वाई, यही है बच्चों। अगर मान लो बच्चों इस इक्वेशन को मैं कुछ इस तरीके से बनाऊं, मैं के लिए इक्वेशन बनाना चाहता हूं, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में है ये कॉन्सेंट्रेशन, इधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड, ये वाला वैल्यू देखो, इतना वैल्यू क्या है बच्चों, यहां पर मल्टीप्लाई में है के के साथ। तो अगर मुझे सिर्फ के लिए इक्वेशन बनाना है, के का इक्वेशन बनाना है, ठीक है, अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ के का इक्वेशन बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस वाले वैल्यू को इसके नीचे भेज दूंगा, तो ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड में हो जाएंगे। तो इक्वेशन कैसा बनेगा बच्चों आपका, के इज इक्वल टू ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइड बाय आपका ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एक्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी वाई। सही है? मुझे फाइंड करनी है यूनिट, तो मुझे इन दोनों की यूनिट भी लिखनी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात है, लिख देंगे। कैसी यूनिट, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। सही है? ये किसकी यूनिट है बच्चों, आपके रेट ऑफ रिएक्शन की, मोल पर लीटर रेट पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर मैं बात करूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, यही होता है। यहां पे भी क्या होगा, मोल पर लीटर होगा। यहां पे क्या लिखोगे बच्चों, मोल पर लीटर ऊपर एक्स, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका मोल पर लीटर ऊपर वाई। ऐसा कुछ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों आपका x, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका y। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? मुझे जरा बताओ बच्चों, क्या आपको इतनी चीजें समझ में आई हैं? क्लियर है? ओके ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज नहीं बताई पहले कि x प्लस वाई इज इक्वल टू n होता है। ये मैंने आपको बताया नहीं बताया? कहाँ पढ़ा रहा था? देखो, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू n होता है। n को ही हम लोग कहते हैं बच्चों ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू n होता है, इस n को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये बताना भूल गया था मैं, आई एम सो सॉरी, और मुझे अभी याद आया क्योंकि मैं यूनिट पढ़ा रहा हूँ ना, तो वहाँ पे होता है बच्चों। ये याद रखना हमेशा, ये याद रखना। क्या बोला मैंने, x प्लस वाई इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, n। इसी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखो अब क्या होगा, कहाँ गया, हाँ ये पढ़ रहे हैं हम लोग। अब देखो
इसकी वैल्यू सेम है तो ये ऊपर ऐड हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई में। कैसे हो जाएगा वैल्यू, कैसे हो जाएगा, देखो ऊपर क्या है आपका मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स डिवाइड बाय, ये दोनों सेम सेम है तो इसको एक ही बार लिखोगे, मोल पर लीटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई। ऐसे ही होता है ना, पढ़ा हो ना तुम लोग, m ऑफ a प्लस नहीं m ऑफ a इंटू m ऑफ b इज इक्वल टू m a प्लस b, ये पढ़ा होगा तुम लोग ने बचपन में, सही है। तो m ऑफ a इंटू m ऑफ b इज इक्वल टू m ऑफ ab, मतलब अगर ये वाला वैल्यू सेम हो और ये वाला डिफरेंट हो, दोनों का कोएफिशिएंट, तो दोनों कोएफिशिएंट को हम लोग क्या करते बच्चों, ऐड कर देते। सिंपल है। क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू n, इसलिए मैंने बताया x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, n होता है, सही है। अब देखो सेम वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे n है, सही है। अगर ये डिवाइड में है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब देखो इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में, ऊपर आएगा क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो इसी चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको साइड में लिखते रहो, थोड़ा सा इसको यहां पे लिखते हैं। सेम चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर 1 माइनस एन, 1 माइनस एन, क्योंकि ये नीचे था, इसको मैं ऊपर लेके गया तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस एन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों आपका सेकेंड इनवर्स। सो दिस इज द यूनिट ऑफ के, के की यूनिट होती है बच्चों ये। सो दिस इज द यूनिट ऑफ, समझ में आया क्या, समझ में आया बच्चों, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। x प्लस वाई क्या होता है, हमेशा याद रखना, x प्लस वाई इज इक्वल टू एन होता है, तो वही मैंने n नीचे डाला। फिर जब ये ऊपर जाएगा तो सेम सेम वैल्यू है ना, सेम सेम वैल्यू तो दो बार नहीं लिखते हम लोग, एक ही बार लिखते। सेम सेम वैल्यू है, बस ये पॉजिटिव में था, ये नेगेटिव में आ गया, तो 1 माइनस एन हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया आपका सेकेंड इनवर्स, ठीक है, आपका क्या हो गया सेकेंड इनवर्स। सो दिस इज द यूनिट ऑफ के। और इस यूनिट ऑफ के में आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी है। तो बच्चों अगर आपके पास के की यूनिट है, या फिर अगर आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, कितने ऑर्डर का रिएक्शन है, तो वहां से आप के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है, आप ये फाइंड कर सकते हो कि उस समय, मतलब मान लो आपका 0 ऑर्डर रिएक्शन है, तो उस समय आपके के की यूनिट क्या होगी। अगर मान लो आपका जो रिएक्शन है वो मान लो फर्स्ट ऑर्डर है, तो उस टाइम पर के की यूनिट क्या होगी, यू कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस। करे फाइंड बच्चों, चलो यहां पे मैं लिखता हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और बच्चों यहां पे मैं लिखता हूं यूनिट ऑफ के, सही है। अगर मान लो आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 0, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है 0, तो आप इस n की जगह क्या पुट करोगे, 0, 1 माइनस 0 1 होगा, तो सेम चीज आ जाएगी आपका, सही है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, मोल पर लीटर, यहाँ पे 1 और सेकेंड इनवर्स, ये यूनिट हो जाएगी किसकी, आपके यूनिट हो जाएगी किसके, आपके 0 ऑर्डर की, ठीक है, किसकी 0 ऑर्डर की। क्लियर है, ये समझ में आ गया। अगर मान लो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 1, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है 1, मतलब इस n की जगह आपको क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, एनीथिंग रेज टू 0 क्या होता है 1, तो मतलब सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे सेकेंड इनवर्स। ये हमेशा याद रखना है बच्चों, अगर आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है 1, तो हमेशा यूनिट ऑफ के क्या होगा, सेकेंड इनवर्स। हमेशा आपकी यूनिट ऑफ के क्या होगा बच्चों, सेकेंड ऑफ इनवर्स। ठीक है, समझ में आया। सॉरी, ठीक है। नाउ सपोज दैट आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, तो उस समय क्या होगा, यहां पे क्या हो जाएगा -1, 1 माइनस 2 -1, तो क्या हो जाएगा कंपाउंड आपका मोल पर लीटर -1, और यहां पे क्या आपका सेकेंड इनवर्स। समझ में आ गया। अगर मान लो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 है, अगर आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 है, तो क्या हो जाएगा यूनिट, मोल पर लीटर -2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यूनिट ऑफ के
कैसे अलग 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 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए अलग अलग होती है। समझ में आ गया, कैसे अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए अलग अलग यूनिट ऑफ के आप फाइंड आउट करोगे। क्लियर है? क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले ले या फिर इसे पॉज करके अपनी बुक में उतार लें। सही है बच्चों, समझ में आ गया? सही है, ठीक है। चलो अब आ जाओ एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते। आओ एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते। अभी तक जितने हमने पढ़ा है उन नॉलेज को टेस्ट करते हैं और आपके बुक का ही एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है? राइट द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन दिस, इसका रिएक्शन, इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखना है फॉर द फॉलोइंग डाटा। अब रेट लॉ लिखना है बच्चों तो हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू चाहिए। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली इस डाटा में x डायरेक्टली a लिखो b लिखो और आपका रेट लॉ का इक्वेशन हो जाए, नहीं, आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सही है, आ जाओ लिखते। कैसे सॉल्व करेंगे देखो। सबसे पहले लिखना है आपका इक्वेशन, तो a प्लस बी गिव्स p, ठीक है, a प्लस बी गिव्स p अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। लिखो यहां पे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर इसको सिंपल सा लिखता हूं मैं, ROR, इतना बड़ा नहीं लिखने का बार बार बच्चों, ROR इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A X और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B Y। सही है, ये एक इक्वेशन आपको पता चल गया। नाउ दिस इज नॉट योर रेट लॉ, हमको रेट लॉ इक्वेशन लिखना है। कहां गया? राइट द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, आपको रेट लॉ लिखना है, बट यहां पे आपको x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए और आपको एक्सपेरिमेंट के लिए, एक्सपेरिमेंट के साथ कुछ वैल्यूज यहां पर ऑलरेडी दी गई है। किसकी वैल्यू है बच्चों? A का कॉन्सेंट्रेशन अगर 0.4 है, B का कॉन्सेंट्रेशन 0.2 है, वैल्यू भी दिया गया, आपका ये भी दिया गया, तो आपका इनिशियल रेट क्या होगा ये बताया गया, मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा वो बताया। फिर दूसरा क्या है बच्चों आपका, अगर आपका वैल्यू 0.6 है, किसका? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B 0.2 है, तो इन दैट सिचुएशन 6 आपका रेट, मतलब रेट क्या होगा, इनिशियल रेट क्या होगा आपका 6.0। तो ऐसे करके आपको क्या बनाना है? इक्वेशन बनानी है। ऐसे करके बच्चों आपको क्या बनानी है? इक्वेशन बनानी है। तो आ जाओ इक्वेशंस बनाते हैं। सबसे पहली इक्वेशन क्या होगी, इसको लेते हैं अपन। क्या इक्वेशन है बच्चों? 4.0 इंटू 10⁻⁻⁵, ये आपका रेट लॉ है। किसके बराबर होगा रेट लॉ बच्चों? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, और इनके ऊपर क्या लगा रहेगा? x और y। सही बात है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कितना है इस कंडीशन में? 0.4 ऊपर x और 0.2 ऊपर y। इसको मैंने लिया इक्वेशन नंबर 1, नहीं दे छोड़ो, इसको मैंने लिया इक्वेशन नंबर 2 और ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर एक और इक्वेशन बन सकता है इसके साथ, आ जाओ देखते हैं। दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा बच्चों? 6.0 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू A का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.6 ऊपर x और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन 0.2 ऊपर y। इसको मैंने मान लो इक्वेशन नंबर 3 ले लिया। इसको भी बना लेते हैं। अच्छा, एक और चीज देखो, यहाँ पे 10⁻⁵ है, यहाँ पे भी 10⁻⁵, पर यहाँ पे 10⁻⁴ है, -4 है, तो आप इसको भी -5 बनाओ, वरना कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी। हमेशा हमेशा यूनिट को सेम करो, हमेशा अपने वैल्यूज को सेम करो बच्चों, ताकि कैंसलेशन में प्रॉब्लम ना हो। तो मैं क्या करूंगा, बस एक पॉइंट पीछे शिफ्ट कर दूंगा, राइट साइड शिफ्ट कर दूंगा, तो एक आपका माइनस का वैल्यू बढ़ जाएगा। सही है, तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों? 32.0 इंटू 10⁻⁻⁵। समझ में आई बात? 3.2 को मैं क्या लिखूंगा? 32.0 इंटू 10⁻⁻⁵। पीछे साइड मैंने एक पॉइंट शिफ्ट किया, अगर आगे साइड शिफ्ट करता तो माइनस कम होता, -3 -2 होता। इज इक्वल टू किसके बराबर होगा बच्चों? ये 0.8 ऑफ x एंड 0.4 ऑफ y। इतना डाटा बच्चों हमें मिल गया है। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस डाटा, विद द हेल्प ऑफ दिस यू हैव टू सॉल्व एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x एंड द वैल्यू ऑफ y। कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? कुछ नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ डिवीजन करना है। यू हैव टू जस्ट डिवाइड, सिर्फ आपको क्या करना है बच्चों? डिवीजन। नाउ सपोज दैट, देखो हमेशा ना हमेशा बड़े को छोटे से डिवाइड करने का। तो चलो सबसे पहले मान लो मैं डिवीजन करता हूं इन दोनों के बीच में,
क्योंकि इन दोनों में एक कॉमन नंबर है 0.2 0.2, ये कट सकता है, ये कैंसिल हो सकता है, तो मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू मिल सकती है। ओके चलो आ जाओ देखते हैं। सो ऐसा आप लिखो, डिवाइड टू, नहीं इक्वेशन नंबर 3 है ना, तो डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2। कैसा हो जाएगा? इसके नीचे आप ये लिखोगे, तो लिखो 6.0 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड बाय 4.0 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू, ये लिखो 0.6, यहाँ पे x कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.2, इतना कॉन्सेंट्रेशन है अपन y, डिवाइड बाय 0.4 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 0.2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y। अब क्या होगा जरा ध्यान से देखो मेरे बच्चों, देखो 10⁻⁻5 10⁻⁻5 कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। कैसे? 6 4 2 के टेबल में आता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2/3, आपको वैल्यू क्या मिलेगी 2/3। अगर मैं इसको और डिवाइड करूँ, मान लो इस 3 को डिवाइड करूँ मान लो 2 से, सही है ना, यही वैल्यू मिलेगी ना, तो 2 1 जा 2, 1 बचा, जब पॉइंट लगाएगा 0 बचा, पॉइंट लगा 5, 1.5, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका 1.5। क्लियर है? 1.5 आंसर आ गया। सिमिलरली इज इक्वल टू ये और ये कट गया, बचा क्या? बचा बच्चों 0.4 और 0.6 दोनों ही x है, सेम वैल्यू यहाँ पे भी आ सकते हैं ना, 0.4 है 0.6 है, तो यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ 1.5 बचा, बट इसके ऊपर क्या है x। क्या आपको समझ में आया मैंने क्या किया है बच्चों? पहले एक बात बताओ, क्या आपको समझ में आया कि मैंने किया क्या है? हाँ बच्चों समझ में आया है? ध्यान से देखो, ध्यान से। मैंने इसको इससे डिवाइड किया, तो ऊपर मैंने रखा ये वाली पूरी वैल्यू, नीचे मैंने रखी वो वाली पूरी वैल्यू, ठीक है। पहले मैंने 2 से डिवाइड किया, तो 2 से कैसे डिवीजन होगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 2 2 4 2 3 6। फिर मैंने क्या किया बच्चों, इस 2 को वापस डिवाइड किया, तो कैसा आ जाएगा, इसको मुझे नॉर्मल फ्रैक्शन में बनाना है, तो कैसा आ जाएगा 1.5 मिलेगा आंसर। आंसर कितना मिलेगा 1.5 ना, अगर 2 को मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आएगा। ओके 1.5 यहाँ से आंसर आ गया। ये 10⁻⁻5 10⁻⁻5 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो 0.2⁻5 0.2⁻y कैंसिल हो गया, दोनों कैंसिल हो गया। बचा क्या था? बचा बच्चों यहाँ पे 0.4 था, यहाँ पे 0.6 था, दोनों की रेस टू x है, तो इन दोनों को हम लोग कट कर सकते क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है सेम। 0.4 है 0.6 है, तो सेम ही वैल्यू आएगा जो यहाँ पे आएगा, सेम ही वैल्यू आएगा ना, इसको भी कट करो 1.5 आएगा, इसको भी कट करो 1.5 आएगा। तो बच्चों इसको भी सॉल्व किया मैंने 1.5 आएगा। चलो आगे करता हूँ, क्या बचा, क्या मिला था मुझे 1.5 इज इक्वल टू 1.5 रेस टू x। अब देखो इसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो x किसके बराबर हो गया, x इज इक्वल टू 1। सिंपल है, समझा? इसके ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो x रेस टू 1, x का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। बहुत अच्छी बात है। चलो एक वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। सेकंड वैल्यू के लिए क्या करेंगे? सेकंड वैल्यू के लिए बच्चों हम एक काम करते हैं, हम इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 2 से। सो डिवाइड इक्वेशन 4 बाय 2। समझ रहे हो क्या है इक्वेशन 4? अरे आगे क्यों चले गए? क्या है इक्वेशन 4 बच्चों? 32.0 10⁻5 क्या आ गया 32 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू, नीचे क्या आएगा बच्चों, नीचे यही वाली इक्वेशन थी ना 4 वाली, सो 4 इंटू 10⁻⁻5। ओके फिर 0.8 0.4, इसमें क्या है 0.4 0.2। ओके तो 0.8 रेस टू x 0.4 रेस टू y डिवाइड बाय 0.4 रेस टू x एंड 0.2 रेस टू y। क्या सही है? पहले तो चेक किया करने का, 0.4 0.2 0.8 0.4, तो 0.8 0.4 0, हाँ सही है, चलो सही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्या क्या कैंसिल होगा, चलो कैंसिल आउट करो। क्या क्या कैंसिल होगा बच्चों? 10⁻5 10⁻5 कैंसिल, 4 1 जा 4 9 जा 9 जा ना, नहीं
आता है 4 के टेबल में 32, बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 हाँ 8 जा 4 8 जा 32, सही है 4 8 जा 32, ठीक है। ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा, ये भी कटेगा ना बच्चों। कितना का होगा बच्चों, देखो यहाँ पे आएगा आपका वैल्यू 8, ये कटेगा तो यहाँ पे आएगा 2, सही है ना, 4 2 जा 8, 2 के ऊपर आएगा x और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी 2, 2 के ऊपर क्या आएगा बच्चों y, 2 के ऊपर क्या आएगा y, क्योंकि कटेगा ना, 2 1 जा 2, 2 जा 4, तो ये ऐसा आ गया। अब हमें x की वैल्यू पता है, x की वैल्यू क्या है बच्चों 1, तो लिख दो 8 इज इक्वल टू 2 रेस टू 1, 8 इज इक्वल टू 2 रेस टू 1, 2 रेस टू 1 2 ही होता है बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 2 रेस टू y, 2 रेस टू y, यही मिला अपने को। अब देखो ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 8/2 हो जाएगा ये इज इक्वल टू 2 रेस टू y, यहाँ पे क्या आ गया 4 2 रेस टू y, अरे 2 रेस टू y। इसको इस 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों 2 रेस टू 2 इज इक्वल टू 2 रेस टू y, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 रेस टू 2, क्योंकि 2 रेस टू 2 क्या होता है 4। अब ये दोनों नंबर क्या हो गए सेम, अब जब ये नंबर सेम हो गए बच्चों तो ये y किसके इक्वल हो जाएगा, इस 2 के, सो y इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों 2 मिल गई। तो x की वैल्यू क्या मिली 1, y की वैल्यू क्या मिली 2, इस x और y की वैल्यू को आप क्या करेंगे इस जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और वो बन जाएगा आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन, उसे आप क्या कहोगे आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्लियर है, समझ में आया क्या, मेरे को बताओ, समझ में आ गया बच्चों क्या होता है आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, आपको इसकी वैल्यू को और इसकी वैल्यू को मिटाना है, आपको यहाँ पे डालना है 1 और यहाँ पे डालना है 2, और ऐसे ये बन जाएगा बच्चों आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन। दिस इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन, और आप यहाँ पे मत करना, आप लास्ट में लिखना रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, समझ में आ गया रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है, कैसे निकालना है। आई होप मैंने क्लियर करवाया हो। ठीक है, समझ में आ गया, चलो बहुत अच्छी बात। लेट्स मूव, अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कहते हैं, x प्लस y की जो वैल्यू होती है उसी को हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। सो द समेशन ऑफ कोएफिशिएंट, किसका कोएफिशिएंट, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का, किसका कोएफिशिएंट बच्चों, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का, उन दोनों के कोएफिशिएंट को ऐड करोगे तो जो वैल्यू आती है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल भी देता हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई मैं आपको ऐसे छोड़ दूंगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर रेट ऑफ रिएक्शन मान लो बराबर है के कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे मान लो 2 है और मान लो B यहाँ पे मान लो 1 है, सही है। तो ये है बच्चों आपके x की वैल्यू, ये है बच्चों आपके y की वैल्यू। मैंने अभी आपको क्या कहा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल होगा बच्चों समेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, द समेशन, समेशन मतलब एडिशन, द समेशन ऑफ कोएफिशिएंट वैल्यू, कोएफिशिएंट वैल्यू ऑफ किसका, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट is called as order of reaction, is called as order of reaction। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कि इसका ऑर्डर क्या है, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, तो आप क्या करोगे, बस 2 + 1 कर दोगे, कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3। तो आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, समझ रहे हो। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो बहुत बड़ा है, फिर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, फ्रैक्शंस में भी होते हैं, nth ऑर्डर रिएक्शन, बहुत सारी चीजें हो सकती है, समझ में आई बात। ठीक है, सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों, क्लियर है।
आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, चलो एक और न्यूमेरिकल लेते हैं एंड देन वी विल स्टॉप द क्लास। एक और न्यूमेरिकल, एक लास्ट न्यूमेरिकल बच्चों, ये भी आपकी बुक से उठाया गया है, बट आई होप ये आपको थोड़ा बेटर तरीके से समझेगा। ओ भाई पेन गिर गया। ये आपको समझेगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में पूछे जाएंगे, बहुत बार पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ बात करते हैं। क्या बोला है, क्या बोला है? कंसिडर ए बी गिव्स पी। एक इक्वेशन कंसिडर करनी है बच्चों। कंसिडर ए प्लस बी कितना देता है, कितना देता है बच्चों? पी देता है। कितना देता है बच्चों? पी देता है। ये आपकी एक इक्वेशन है। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड, ओके, ये सब कंडीशंस लिखनी पड़ेंगी, क्या करें? ए भाई साहब तो क्यों मूव हो रहा है? ओके सुनो, कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन सुनो बच्चों। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बीइंग कांस्टेंट, मतलब ए की कॉन्सेंट्रेशन हमने बढ़ाई है और बी की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, कांस्टेंट है, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डबल। समझ रहे हो? मतलब इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या हुआ है बच्चों? डबल हुआ है, सही है। बी की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, इसको हम लोग ने छेड़ा नहीं, इसको हम लोग ने क्या किया है? सेम टू सेम रखा है, इसको चेंज नहीं किया है। सो इन दैट सिचुएशन आपका ROR भी क्या हो गया है? डबल हो गया है। चलो बहुत अच्छी बात है, ये आपका एक इक्वेशन बना। अब यहां से आप क्या निकालोगे? एक इक्वेशन निकालोगे। पहली बात तो इसका रेट लॉ लिख दो, इसका रेट लॉ पहले लिख दो। क्या होगा इसका रेट लॉ बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एक्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी वाई। ये इसका रेट लॉ का इक्वेशन हम लोग लिख दिया। बाद में हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। क्या होगा बच्चों? आपने क्या किया है? ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया है, तो आपके रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया? डबल हो गया। तो इसी ROR को मैं क्या करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 इंटू ROR। क्यों मैंने ROR को 2 से मल्टीप्लाई किया बच्चों? क्योंकि आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया? डबल हो गया। कब डबल हुआ? जब आपने ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया। सो ROR इज इक्वल टू के 2A इज इक्वल टू एक्स, और बी क्या है बच्चों? आपका कांस्टेंट है, तो बी आपका सेम रहेगा। समझ में आया मैंने यहाँ पे क्या लिखा? समझ में आया मैंने यहाँ पे क्या लिखा बच्चों? 2R क्यों लिखा? 2ROR क्यों लिखा? क्योंकि आपके रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हुआ है? डबल हुआ है। कब डबल हुआ? जब आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डबल हुआ। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 2A लिखा, और बी क्या है? कांस्टेंट, बी चेंज नहीं हुआ है, तो बी को हम लोग एज इट इज लिख देंगे। ये आपका पहला कंडीशन है। इसको मैंने दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने दिया इक्वेशन नंबर 2। चलो दूसरा कंडीशन की बात करें। दूसरा कंडीशन क्या है बच्चों? इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ट्रिपल्ड, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या की है बच्चों? ट्रिपल्ड, मतलब 3 गुना से बढ़ा दी गई है। एंड कहां गया? एंड दैट ऑफ द बी इज डबल। एंड यहां पे देखो कॉन्सेंट्रेशन बी की भी क्या हुई है? डबल हुई है। कॉन्सेंट्रेशन बी की भी क्या हुई है? डबल हुई है। द रेट इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 6, मतलब आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 6 टाइम्स बढ़ गया। कितना? 6 गुना बढ़ गया। यहां पे सिर्फ डबल हुआ था, पर यहां पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ गया बच्चों? 6 गुना बढ़ गया। क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ओके, विथ रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट, हर रिएक्टेंट से हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। ओके, डिटरमाइन द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हमें ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है कि क्या होगा। तैयार हो आप सभी बच्चों? पहले तो इसका एक इक्वेशन बनाते हैं। चलो इसका इक्वेशन क्या होगा बच्चों? 6 टाइम्स ROR, एक सेकेंड भाई, 6 टाइम्स ROR। ये 6 टाइम्स कब हुआ बच्चों? जब आपके A की कॉन्सेंट्रेशन ट्रिपल कर दी, तो मतलब के 3A, यहां पे ऊपर X, सही है, और B की कॉन्सेंट्रेशन क्या की है? डबल की है, तो मतलब यहां पे क्या आएगा बच्चों? 2B, और यहां पे क्या आएगा? Y। और आपको क्या बताना है? आपको बताना है हर रिएक्टेंट का, ये जो A और ये जो B है ना,
हर रिएक्टेंट का ऑर्डर क्या है, ईच ऑर्डर बताना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए बताना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी बताना है, और आपको ओवरऑल ऑर्डर बताने की कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, चलो इसको मान लो बच्चों मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 3, इसको मान लो बच्चों मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। समझ में आया क्या कितनी चीजें? अब क्या करना है मुझे, सुनो, मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करूंगा। डिवाइड ही करना है बच्चों, काटना है। डिवाइड करके हमें क्या करना है, चीजों को कट करना है, बस काटना है, सही है। सो आई विल डू वन थिंग, आई विल डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। देखो यहां से केमिस्ट्री खत्म हो जाती है, इसके आगे केमिस्ट्री नहीं है, इसके आगे मैथ्स पढ़ना है बच्चों आपको, सही है? तो मैथ्स भी आपको आना चाहिए, सही है? क्या रिएक्शन है, ओके लिखो, क्या हो जाएगा, 2 इंटू ROR डिवाइड बाय ROR इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2A, ऊपर क्या है X, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B Y। यही आपकी इक्वेशन नंबर 2 थी, और इसके नीचे क्या लिखेंगे बच्चों आप, K नॉर्मल, ये वाला पहले वाला इक्वेशन नंबर 1, सही है? ये बच्चों आपकी इक्वेशन नंबर 2 थी, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने अभी आपको सिखाई। क्या होगा इसके अंदर, सुनो, ये सुनो गौर से, यहां से ROR और यहां से ROR कैंसिल, यहां से K और यहां से K कैंसिल, सही बात है, ठीक है? यहां से ये वैल्यू, यहां से ये वैल्यू कैंसिल, बचा क्या, बचा 2 ऑफ A डिवाइड बाय A। तो कुछ ऐसा वैल्यू बचा है, 2 इज इक्वल टू, बाहर 2 निकाल लेते हैं बच्चों, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, 2 ऑफ A डिवाइड बाय A, और यहां पे क्या हो गया X, यहां पे क्या हो गया X। इस A और A को भी हम काट सकते हैं, तो बचेगा क्या, बचेगा बच्चों आपका 2 इज इक्वल टू 2 ऑफ X। अब ये और ये सेम है, तो इसका जो वैल्यू है वही इसकी वैल्यू होगी। यहां पे कुछ भी नहीं है, मतलब यहां पे क्या होगा 1, तो मतलब X इज इक्वल टू क्या हो गया 1। आपको X की वैल्यू मिल गई। X का वैल्यू क्या हो गया बच्चों 1। क्या आपको इतना समझ में आया है? क्या आपको इतना समझ में आया है? आई होप इतना समझ में आया हो। हमने क्या किया, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड किया, तो ये हमारी इक्वेशन 2 थी, ये हमारी इक्वेशन 1 थी। मैंने क्या किया, ROR कट हो गया, सही है, K कट हो गया, बचा क्या, ये पूरा कट हो गया, ये A और ये A कट हो गया, तो बचा क्या सिर्फ ये 2, और इसके ऊपर क्या बचा, X बचा, सही है? समझ में आ गया? तो 2 इज इक्वल टू 2 ऊपर X, तो ये X जिसके इक्वल होगा इसके इक्वल होगा, यानी X इज इक्वल टू 1 हो गया। X की वैल्यू हमें पता चल गई, ठीक है। चलो अब हमें फाइंड करना है बच्चों Y की वैल्यू। Y की वैल्यू फाइंड करने के लिए बहुत आसान है, कुछ नहीं करेंगे हम लोग, बहुत आसान है। इसी चीज को, इसी इक्वेशन को, इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग इस वाले इक्वेशन के साथ, फर्स्ट वाले इक्वेशन के साथ। सो डिवाइड, या फिर ऐसा कर सकते हैं अपन, चलो वही करते हैं जो कर रहे हैं अभी, डिवाइड इक्वेशन 3 बाय 1, ठीक है? इक्वेशन 3 बाय 1 आ जाओ करते हैं। कैसे होगा देखो, क्या थी इक्वेशन 3, 6 टाइम्स ROR, और इक्वेशन 1 में क्या था, सिर्फ ROR था। ROR समझ रहे हो ना, रेट ऑफ रिएक्शन। A आपका क्या हो गया था, ट्रिपल हो गया था ना, K, यहाँ पे क्या था 3A ऑफ X, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2B ऑफ Y डिवाइड बाय K A ऑफ X और B ऑफ Y, सही है? क्या क्या कैंसिल आउट होगा बच्चों, ध्यान से देखो, यहां से ROR, यहां से ROR कैंसिल हो गया, यहां से K और यहां से K कैंसिल हो गया, यहां से देखो, यहां से A और A कैंसिल हो गया, सिर्फ 3 ऑफ X बचेगा, यहां से B और ये B कैंसिल हो गया, सिर्फ 2 ऑफ B बचेगा। तो मतलब कैसा इक्वेशन बना, 6 इज इक्वल टू 3 ऑफ X और मल्टीप्लाई बाय 2 ऑफ Y। कुछ ऐसा बचा है, कुछ ऐसा बचा है बच्चों, समझ रहे हो क्या हो रहा है, समझ रहे हो? ये A और ये A कट हो गया, मैंने डायरेक्ट कट किया, बट एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए, देखो 3A डिवाइड बाय A ऐसा होना चाहिए मैंने, तब यहाँ के A और A कट होगा, तो मैंने डायरेक्ट कट किया, वो A और A कट हो गया, तो सिर्फ आपका क्या बचा, 3 बचा, सही है? अब हमारे पास X की वैल्यू है, क्या आपको पता है? हमारे पास X की वैल्यू है, X की वैल्यू क्या है 1,
तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, 1 पुट कर दिया तो 3:1 1 ही होगा, तो आपकी वैल्यू क्या हो गई 6 = 3 × 2:5 2:y। सही बात है। अब देखो ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, यहां पर आके क्या हो जाएगा डिवाइड बच्चों, ठीक है। ये 3 क्या है बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, यहां पर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे 3 6 ऊपर 3 नीचे = 2:y, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 2 = 2y। अब देखो सेम सेम हो गया वापस, 2 = 2y बच्चों, तो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे y है, तो यहाँ पे क्या हो गया y is also equal to 1। y भी क्या हो गया बच्चों आपका 1 के बराबर हो गया। y भी किसके बराबर हो जाएगा बच्चों आपके 1 के बराबर हो गया। क्या आपको ये चीज समझी है? y भी किसके बराबर हो गया बच्चों 1 के बराबर हो गया। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। तो अब आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो, यहां पे 1 और यहां पे 1 पुट करो तो क्या हो जाएगा, देखो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए, यहां पे 1 और बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी यहां पे भी 1। क्वेश्चन में पूछा गया क्या गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था बच्चों कि हमें ऑर्डर बताओ किसका, विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, मतलब ए का भी ऑर्डर बताओ बी का भी ऑर्डर बताओ और हमें ओवरऑल ऑर्डर भी बताओ। तो कैसे आप लिखोगे, कैसे आप लिखोगे, कैसे लिखोगे बच्चों आप ऑर्डर, ए भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए। अगर ए की बात करूं तो ए के ऊपर क्या है 1, यानी ये क्या हो गया बच्चों फर्स्ट ऑर्डर, ये क्या हो गया फर्स्ट ऑर्डर। सही है। अगर मैं बात करूं बच्चों दूसरा, ये पहला हो गया ये दूसरा हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी। अगर मैं बी की बात करूं तो बी का ऑर्डर, बी के ऊपर क्या है 1, तो इसका भी क्या हो, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों फर्स्ट ऑर्डर। सही है, ये भी क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। और अगर मैं बात करूं ओवरऑल ऑर्डर की, ध्यान से सुनो, अगर बच्चों मैं बात कर रहा हूं ओवरऑल ऑर्डर की, तो ओवरऑल ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन x + y। सही है, मतलब ये प्लस ये 1 + 1 कितना होता है 2। सो ओवरऑल जो रिएक्शन है बच्चों वो सेकेंड ऑर्डर है, ओवरऑल ऑर्डर जो है बच्चों वो सेकेंड ऑर्डर है। स्क्रीनशॉट लो, समझ में आ गया? नोट करना है बच्चों, ये भी नोट कर लो, चाहिए तो ये भी नोट कर लो, शुरुआत यहीं से हुई थी। तो ऐसे बच्चों आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है और ऐसे आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। हमेशा याद रखेंगे कि x और y की वैल्यू एक्सपेरिमेंट से फाइंड की जाती है। कभी भी x और y की वैल्यू हम कोई स्टोइकियोमेट्री की वैल्यू उठा के नहीं डाल सकते, जो स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट की वैल्यू है उसे हम एज इट इज नहीं लिख सकते। क्लियर है, ठीक है। सो बच्चों आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। बहुत लंबी वीडियो बन गई है मुझे पता है, बट अगर आपको सीखना है, पढ़ना है, 12th स्टैंडर्ड में हो ना, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से देखो, तो आप लोग को इतनी बड़ी वीडियो देखनी ही पड़ेगी। 1.5x की स्पीड पे देख रहे हो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, चलेगा। तो बच्चों अगर आपको चीज़ें समझ में आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से ऐसे ही एक और वीडियो में, जहाँ पे हम लोग और भी कई सारी चीज़ें बातें डिस्कस करेंगे, मॉलिक्यूलैरिटी डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें भी बातें करने के लिए, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आप सभी से जल्द एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।